नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं BS राजपूत और आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वह है डीप एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप रट्टा के तौर पे रहा है, रही है, रहे हैं इस प्रकार के टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप ये वीडियो यहीं छोड़ दें। और यदि आप एक वास्तविक तौर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट तीनों नाम एक ही टेंस को दर्शाते हैं और तीनों का अर्थ भी समान होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है वह वर्तमान जिसमें कोई कार्य जारी है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है प्रगतिशील वर्तमान, अर्थात कोई कार्य प्रगतिशील है, चल रहा है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का अर्थ होता है अपूर्ण वर्तमान, अर्थात कोई कार्य अपूर्ण है, अभी चल रहा है। चलिए एक उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अर्थात बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बच्चों के खेलने का कार्य अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है और इम्परफेक्ट भी है क्योंकि अभी खेलने का कार्य अपूर्ण है। इस टेंस का प्रयोग 5 बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा कार्य जो बोलने के समय जारी है, अर्थात चल रहा है या अपूर्ण भी है। चलिए बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। शोर मत मचाओ, बच्चा सो रहा है। यहाँ बच्चे के सोने का कार्य जारी है और अपूर्ण भी है। दूसरा है रमेश नहा रहा है। इस वाक्य में रमेश के नहाने का कार्य अभी चल रहा है और अपूर्ण भी है। दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है। चौथा है वह मधुर गीत गा रही है। मेरा भाई टीवी देख रहा है। उपरोक्त सभी वाक्यों में या तो कोई एक्शन चल रहा है या अपूर्ण है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा प्रयोग है an action that has already been arranged to take place in the near future, अर्थात ऐसे कार्य जो निकट भविष्य में घटित होने हैं और पहले से ही व्यवस्थित हैं, प्लान्ड हैं, पहले से ही उन्हें नियोजित किया जा चुका है। चलिए कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूँ, अर्थात कार्य सिनेमा जाने का अभी नहीं चल रहा है लेकिन निकट भविष्य में यह कार्य होगा। दूसरा है माई अंकल इज अराइविंग टूमोरो, मेरे चाचा कल आ रहे हैं। आई एम लीविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने पटना जा रहा हूँ। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू हिज विलेज ऑन मंडे, अर्थात वह सोमवार को अपने गांव जा रहा है। एक और उदाहरण की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू द पिकनिक ऑन संडे, हम रविवार को पिकनिक पर जा रहे हैं। उपरोक्त सभी उदाहरणों में कार्य निकट भविष्य में घटित होगा। ये कार्य सभी नियोजित हैं, प्लान्ड हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तीसरा प्रयोग है ए टेम्परेरी एक्शन विच इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस टेंस का तीसरा प्रयोग वैसे अस्थायी कार्यों के लिए होता है जो बोलने के समय नहीं हो रहे हैं लेकिन अराउंड प्रेजेंट हैं, नियर प्रेजेंट हैं। चलिए कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। नाउ अ डेज आई एम रीडिंग द श्रीमद् भागवत गीता, आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस दीज डेज, मैं इन दिनों एक किराए के मकान में रह रहा हूँ। तीसरा है सी इज डूइंग हर जॉब वेल, वह अपनी नौकरी अच्छे तरीके से कर रही है। चौथा है ही इज लर्निंग टू ड्राइव, वह गाड़ी चलाना सीख रहा है। अगला है आई एम प्रेपरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज, मैं इन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। इन वाक्यों में कार्य बोलते समय जारी नहीं है, नहीं चल रहा है लेकिन अराउंड प्रेजेंट है, आजकल ऐसा कार्य चल रहा है, ऐसा हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चौथा प्रयोग समथिंग विच इज चेंजिंग और ग्रोइंग और डेवलपिंग, कोई चीज़ या तो परिवर्तित हो रही है या विकसित हो रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप,
बच्चे बड़े हो रहे हैं। यहाँ बच्चों के विकसित होने का कार्य एक्शन चल रहा है। माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, यहाँ पे मेरी अंग्रेजी सुधर रही है, चेंज हो रही है या विकसित हो रही है। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन, अर्थात अधिक से अधिक लोग शाकाहारी बन रहे हैं। यहाँ पे एक चेंज आ रहा है। द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली, जलवायु तीव्र गति से बदल रही है। इस वाक्य में एक चेंज का बात हुआ है। पांचवा उदाहरण है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। उपरोक्त सभी वाक्यों में कोई कार्य धीरे धीरे या तो विकसित हो रहा है या कोई अवस्था परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंतर्गत रखा जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पांचवा प्रयोग है समथिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, कोई एक्शन जो बार बार हो रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला है यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम बार बार शिकायत कर रहे हो या हमेशा शिकायत करते रहते हो। दूसरा है ही इज़ ऑलवेज लाफिंग, वह हमेशा हंसता ही रहता है। तीसरा है दे आर कॉन्स्टेंटली आर्गिंग, वे निरंतर रूप से बहस कर रहे हैं। ही इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वह निरंतर रूप से बातें कर रहा है। वाई आर यू कंटिन्यूअली क्रिटिसाइजिंग मी, तुम निरंतर रूप से मेरी आलोचना क्यों कर रहे हो। इस प्रकार के वाक्यों में कोई कार्य बार बार हो रहा है। इस प्रकार के वाक्यों में स्पीकर की इरिटेशन या अनोइंग मूड को दर्शाया जाता है। यह नेगेटिव हैबिट को भी दर्शाता है। सामान्यतः इस प्रकार के वाक्यों में ऑलवेज, फॉरएवर, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली या ऑल द टाइम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इस टेंस के अंतर्गत पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट में वह एक्शन चल रहा है और फ्यूचर में कुछ समय पश्चात यह समाप्त हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह टेंस उस प्रकार के वाक्यों के लिए प्रयुक्त होता है जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, अर्थात कुछ समय पहले प्रारंभ हुए, कुछ समय तक जारी रहे और कुछ समय पश्चात बंद हो गए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग माई लंच, इस सेंटेंस में लंच करने का कार्य कुछ समय पहले प्रारंभ हुआ होगा और कुछ समय तक जारी था, फिर समाप्त हो गया। आप जानते हैं कि लंच करने में कितना समय लगता है। चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग, इस वाक्य में बच्चे के सोने का कार्य जारी है। अब विचार कीजिए यह कार्य कब शुरू हुआ होगा और कब तक जारी रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस टेंस का प्रयोग उन टेम्परेरी अस्थायी कार्यों के लिए होता है जो कुछ समय ही जारी रहते हैं। चलिए कुछ और उदाहरणों से इसे स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है तथा दूसरा उदाहरण है मेरे घर की बाउंड्री के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। अब हिंदी पहचान की बात करें तो दोनों वाक्यों के अंत में खड़ा हुआ है शब्द आए हैं, लेकिन प्रश्न ये है क्या दोनों सेंटेंस एक ही टेंस के अंतर्गत आएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इन दोनों उदाहरणों में बड़ा अंतर यह है कि पहला उदाहरण एक अस्थायी टेम्परेरी एक्शन को दर्शाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के दरवाजे पर खड़े होने का कार्य कुछ समय पहले प्रारंभ हुआ होगा और कुछ समय तक यह जारी रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरे उदाहरण में बरगद के पेड़ के खड़े होने का कार्य स्थायी है, अर्थात परमानेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बरगद का पेड़ कुछ समय पहले वहाँ नहीं था या कुछ समय बाद वह वहाँ खड़े होने का एक्शन बंद कर देगा। पहले वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, क्योंकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तथा दूसरे वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा ए बिग बैनियन ट्री स्टैंड्स नियर द बाउंड्री ऑफ माई हाउस, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट एक्शन की बात हुई है तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाया जाएगा। यहाँ यदि हम एक पहलू की और बात करें
तो अधिकांशतः किताबें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं बताती हैं, लेकिन यह एक सीमित स्तर है क्योंकि एरर पता लगाने या वर्ब फिल करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। और वास्तविकता यह है कि यह कोई पहचान नहीं है, क्योंकि आप विचार कीजिए, क्या अंग्रेज़ लोग जब अपने बच्चों को टेंस पढ़ाते होंगे तो क्या वे उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है या रहे हैं बताते होंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। इस वाक्य के अंत में रही है शब्द आया है, तो क्या यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है? बिल्कुल नहीं। भले ही चक्कर लगाने का कार्य बोलते समय चल रहा है, लेकिन यह टेम्परेरी नहीं है, यह एक परमानेंट एक्शन है। ऐसा नहीं है कि चक्कर लगाने का कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ था और कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जहाँ परमानेंट एक्शन होता है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए कुछ एरर्स देखते हैं। पहला है पाकिस्तान फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। दूसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तथा तीसरा वाक्य है द ताज इज स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। उपरोक्त तीनों सेंटेंसेस गलत हैं, क्योंकि पहला सेंटेंस यह बता रहा है कि पाकिस्तान महंगाई की समस्या का सामना करता है। क्या यह स्थिति परमानेंट है? नहीं, क्योंकि यह टेम्परेरी है। इससे पहले ऐसा नहीं था और शायद हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। दूसरे वाक्य की बात करें तो इस वाक्य में यह उसका रूटीन है। एवरीडे दर्शाता है कि यहाँ रूटीन की बात हुई है और रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा सेंटेंस यह बता रहा है कि ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ एक परमानेंट सिचुएशन की बात है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। पहला वाक्य होगा पाकिस्तान इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, तथा दूसरा वाक्य होगा ही गोज एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, तथा तीसरा वाक्य इस प्रकार होगा द ताज स्टैंड्स एट द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक वर्ब्स की जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं करना चाहिए। ऐसी वर्ब्स जो सेंसेस या परसेप्शन अर्थात इंद्रियों को दर्शाती हैं, जैसे फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, वॉच, लुक, सीम, अपीयर, साउंड। ऐसी वर्ब्स जो ओपिनियन को दर्शाती हैं, अज्यूम, बिलीव, कंसीडर, डाउट, फील, फाइंड, सपोज, थिंक। कुछ वर्ब्स जो मेंटल स्टेट्स को दर्शाती हैं, फॉरगेट, इमेजिन, नो, मीन, नोटिस, रिकग्नाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, रियलाइज। हमारे इमोशंस या डिज़ायर को दर्शाने वाली वर्ब्स एनवी, फियर, डिसलाइक, लाइक, हेट, होप, लव, माइंड, प्रीफर, रिग्रेट, वांट, डिज़ायर, अग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। मेजरमेंट को दर्शाने वाली कुछ वर्ब्स कंटेन, कॉस्ट, मेजर, वे। कुछ वर्ब्स जो पजेशन अर्थात अधिकार को दर्शाती हैं, जैसे हैव, ओन, पजेजेस, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज। इनके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ नहीं करते हैं। वे वर्ब्स हैं डिजर्व, डिनाई, डिपेंड, कंसर्न, डिसअग्री, इम्प्रेस, इंक्लूड, इन्वॉल्व, लैक, मीन, नीड, प्लीज, प्रॉमिस और सेटिस्फाई। लेकिन इन वर्ब्स के साथ हमें कुछ तथ्यों का ध्यान रखना होगा। द वर्ब्स फील, लुक, स्मेल एंड टेस्ट कैन बी यूज्ड इन continuous forms when they are voluntary actions, but when they are natural actions, they cannot be used in continuous tenses. अर्थात फील, लुक, स्मेल और टेस्ट वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेस में किया जा सकता है जब वे स्वैच्छिक
क्रियाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब वे स्वाभाविक क्रियाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं तो उनके साथ कंटिन्यूअस टेंसेस का प्रयोग नहीं हो सकता है। चलिए कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं स्मेल। रोज स्मेल्स स्वीट। यदि यहाँ पे स्मेल का अर्थ महकना या खुशबू देना है तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है और इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्मेल का अर्थ यदि सूंघना है तो ये एक वॉलेंट्री एक्शन है, स्वैच्छिक क्रिया है। यहाँ इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वॉज स्मेलिंग ए फ्लावर ए बी स्टंग हिम। अर्थात जब वह एक फूल को सूंघ रहा था तो एक मधुमक्खी ने उसे डंक मार दिया। यहाँ पर सूंघना एक स्वाभाविक क्रिया न होकर स्वैच्छिक क्रिया है, लेकिन महकना या सुगंध देना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। चलिए बात करते हैं दूसरे उदाहरण के बारे में। दूसरा वर्ब है टेस्ट। टेस्ट का अर्थ यदि स्वाद देना या स्वाद होना होता है तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है, और जब यह स्वाभाविक क्रिया है तो इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो टेस्ट सॉर। ये एक सही सेंटेंस है, लेकिन मैंगो इज टेस्टिंग सॉर ये गलत सेंटेंस है। यदि टेस्ट का प्रयोग वॉलेंट्री एक्शन अर्थात स्वैच्छिक क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग। अर्थात वह खीर को चख रहा है। चलिए बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। तीसरी वर्ब है लुक। लुक का अर्थ यदि दिखना, प्रतीत होना या लगना होता है तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल। वह लड़की सुंदर दिखती है या प्रतीत होती है या लगती है। लेकिन लुक का अर्थ यदि देखना होता है तो यह एक वॉलेंट्री एक्शन है, स्वैच्छिक क्रिया है। इसके लिए इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इनका प्रयोग स्वाभाविक क्रिया के रूप में होता है तो इन्हें एक एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, लेकिन जब इनका प्रयोग वॉलेंट्री एक्शन अर्थात स्वैच्छिक क्रिया के रूप में होता है तो इन्हें एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो चलिए अंत में बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज या आर या एम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ आर का, जबकि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत वर्ब आईएनजी प्रयुक्त होती है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको केवल 2 बटन दबानी है और वह आप बेहतर तरीके से जानते हैं।